Good morning, all of you. Welcome back to Dr. Shaheen classes. I'm Dr. Suraya Shaheen, and today I will teach you Edmond Burke's Reflections on the Revolution in France. Reflections on the Revolution in France. I think you must be aware of this book. This is a famous book by Edmond Burke. Actually, this is a political pamphlet. This is a political pamphlet and it was published in 1790. And this pamphlet is a criticism on French Revolution. ये जो पैम्फलेट है, ये पॉलिटिकल पैम्फलेट है एडमॉन्ड बर्ग की रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, और ये पब्लिश हुई थी 1790 में. एंड दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन. And do you know why did Edmond Burke write Reflections on the Revolution in France as a political pamphlet? Actually, he wrote it on the request of his friend Charles Jean. Okay, he was his friend who requested him to write his opinion on French Revolution. इनके दोस्त जो थे वो बोले कि तुम अपना कुछ राय दो, कुछ ओपिनियन लिखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको पता है इसका डेट क्या था? 1789. ये रिवॉल्यूशन जब हुआ था फ्रांस में, तो एक्चुअली हुआ क्यों था, अब इस पर भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं. एक्चुअली उस टाइम जो था फ्रांस में, वो टोटल वहां पे जो था, जो शासन था, जो रूल था, वह मोनार्की सिस्टम था. ठीक है, मोनार्क था वहां पे. और उस टाइम वहां पे क्या है, एक ही किंग की रूल चल रही है, एक ही पार्टी की चल रही है, सब कुछ मनमाना हो रहा है, गरीबों को के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे थे. तो आपको पता है जब इतनी चीज़ें जब देश में होती है तो सोशल अपहीवल और रिवॉल्यूशन होना तय होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो आपका अपना कंट्री क्यों नहीं हो. अभी आप देख रहे हो इससे हमारे कंट्री में भी काफ़ी अपहीवल्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल अपहीवल्स. तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन की तरफ ले जाता है. अंत में जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो क्या करती है पब्लिक? रिवोल्ट. रिवॉल्यूशन ही आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. तो इस टाइम क्या हुआ, जब पब्लिक परेशान हो गया फ्रांस में, इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया और मोनार्क को एबॉलिश किया. इसके पास अब यही ऑप्शन था. टैक्स बढ़ गए थे, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जो काफ़ी था, हंगर स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हो रहा था देश में. तो ये हुआ. अब इनको क्या था, टोटल जो मनार्की था उसको एबॉलिश करना था. अब इस टाइम मनार्की किसका था? सो इस टाइम जो था लुइस 16 जो थे वही थे इस टाइम वहाँ के रूलर. तो अब हम देखते हैं कि एडमंड बर्ग जो है ना, वो का ओपिनियन क्या रहा. तो एक्चुअली एडमंड बर्ग ही क्रिटिसाइज्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन दिस पैम्फलेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पैम्फलेट. आप जो भी कहिए, इसको बुक के नाम से भी जाना जाता है, पब्लिश हुई है एज ए बुक. तो ये जो रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. आपको एज ए लिटरेचर ही नहीं, एज ए नॉलेज के बेस पे भी आपको बढ़ना होता है ये चीज़. जब ये लिखे थे एडमंड बर्ग, तो इनको पता था कि ये जो इनकी बुक है, ये काफ़ी इसका प्रेडिक्ट भी कर किए थे कि ये बुक जब आएगी पब्लिश होकर के तो कंट्रोवर्सी बनेगा ही बनेगा. और हुआ भी, बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुए जब रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हुए, और इसका रिस्पॉन्स भी आया पब्लिक का. सबसे पहले किसने अटैक किया? टॉमस पेन ना. टॉमस पेन ने इनको अटैक किया, इस बुक को, एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज किया. राइट्स ऑफ मैन उन्होंने लाया ना, द राइट्स ऑफ मैन इन्होंने लिख करके लाया. कौन? टॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन लाए. इनकी ये लाए 1790 में, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, एडमंड बर्ग. राइट्स ऑफ मैन एज ए रिस्पॉन्स अटैक किया टॉमस पेन, और टॉमस पेन 1791 में लाए. टॉमस पेन जो है ना, he talks about the human rights and he supports public revolution when the government doesn't function properly. ठीक है, टॉमस पेन कहते हैं कि जो हम हैं इंसान, हम बेसिक राइट्स के साथ पैदा हुए, और जब हमारा राइट्स, जब पब्लिक राइट्स जब के अगेंस्ट में कोई रूल्स है तो हमें उसका रिवोल्ट करना चाहिए. और जो government is a social contract and it's the duty of the government to protect our natural rights. जो भी हमारा नेचुरल राइट्स है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी,
तो ये गवर्नमेंट अगर नहीं करती है फंक्शन, तो हमारा काम है इसे रिवोल्ट करना और चेंज करना, रिप्लेस भी करना, ठीक है। तो टॉमस पेन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, जो कि एडमंड बर्क की है। जो कुछ भी एडमंड बर्क ने लिखा, एडमंड बर्क एक्चुअली ही क्रिटिसाइज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसने क्रिटिसाइज किया कि ये गलत है, इतना रेडिकल चेंज से कुछ नहीं होता है, शॉर्ट टर्म जो अपहीवल्स होते हैं उससे जो चेंजेस आते हैं उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है पब्लिक को, ऐसा एडमंड बर्क का कहना है। लेकिन टॉमस पेन क्या कहते हैं? टॉमस पेन कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज आवर राइट, so we have to revolt it, and that's why Thomas Paine he supported French Revolution in his book The राइट्स ऑफ मैन में। तो हम राइट्स ऑफ मैन की हम एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। आज हम स्पेशली फोकस करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस पे। तो चलिए हम आगे बातें करते हैं। सो हम जैसा कि जानते हैं एडमंड बर्क जो है वह है रिनाउंड फिलोसफर है, स्टेट्समैन है, ऑरेटर है, एस्थेटिक थियरिस्ट और पॉलिटिकल थियरिस्ट भी है, जो कि 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। आपके नेट एग्जाम में एडमंड बर्क से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको एडमंड बर्क का जितने भी बुक्स हैं आपको सबको मेमोराइज करना पड़ता है, उसके बारे में आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सो बर्क सर्व्स एज अ मेजर फिगर इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स इन द व्हिग पार्टी। जो एडमंड बर्क है वह ब्रिटिश व्हिग पार्टी से बिलोंग करते थे। इनको पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, फिलोसफर भी थे, ऑरेटर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, लेकिन ये पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट रखते थे, ठीक है। इनकी काफ़ी सारी लेक्चर्स भी है जो हम धीरे धीरे डील भी करेंगे, लेकिन आज हम इस पे करेंगे रिफ्लेक्शंस ऑन रिवॉल्यूशंस इन फ्रांस में। इनकी जो ये है हिज रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इज रिटन एज अ लेटर टू अ फ्रेंच फ्रेंड ऑफ बर्क्स फैमिली, यानी कि अपने फ्रेंच फ्रेंड जो है उसको इन्होंने एज अ लेटर सबसे पहले इन्होंने लिखा था, किसको? चार्ल्स जीन फ्रेंकोइस डिपोंट को इन्होंने लिखा था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी बन जाता है नेट एग्जाम के लिए, हो सकता है आपसे ये भी क्वेश्चन कर दें, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट फ्रेंड who requested Edmund Burke to write his opinion on French Revolution। तो छोटी छोटी क्वेश्चन लगता है आपको देखने में, लेकिन जब याद नहीं होता तो आप आंसर नहीं देते नेट एग्जाम में। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इनका फ्रेंड का नाम था चार्ल्स जीन फ्रेंकोइस डिपोंट, who requested Burke to write his opinion of the French Revolution। So French Revolution Reflections on the French Revolution in the France is a political pamphlet and published in 1790. So it is a strong criticism of the French Revolution, and Burke wrote this text in the early stages of revolution। जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तभी ही इन्होंने ये लिख दिया था रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में। लेकिन यह बाद में क्या हुआ? इट डिसेंडेड इनटू वायलेंस एंड ही आल्सो प्रिडिक्टेड दैट हिज पैम्फलेट वुड हेड इन अ वायलेंट डायरेक्शन, यानी कि इसका काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ जब इनका ये पब्लिश होकर आया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इन द रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, बर्क स्पीक्स एट लेंथ ऑन द डेवलपमेंट ऑफ French Revolution, okay, and he also talks about and he also talks about the development of French Revolution, which is based on the idea of quick and immediate change, okay। So he talks about these things here। तो सबसे पहले जो बात है वो हम देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने जो पॉइंट्स रखा इसमें। तो इसमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की, डेवलपमेंट्स ऑफ द फ्रेंच असेंबली की भी बात की है, एंड रिटेनमेंट ऑफ फ्रेंच मोनार्क लुइस 16, जो उस टाइम वहाँ के मोनार्क थे और इन्हीं को एबलिश करने के लिए वहाँ पर उस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। उस टाइम यही मोनार्क में थे। एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनिएट, the seizure of church and aristocratic property and funds and other subsequent radical changes unfolding in France, यानी कि जो कुछ भी फ्रांस में ये सब हो रहा था, लुइस 16 जो कर रहे थे, ये उनकी वाइफ, ये सब को सीज करने के लिए, ये डिटेन करने के लिए ये हुआ था। So his pamphlet is a response to those who agreed with the revolution and saw it as representing a new era of liberty and equality। यानी कि यह जो पैम्फलेट है उसका एक उन लोगों के लिए रिस्पॉन्स है
जो लोग रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि जो रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा लिबर्टी और इक्वालिटी आ सकता है, तो बर्क का ओपिनियन थोड़ा अलग है, ठीक है, क्योंकि ये मनार्क को सपोर्ट करते हैं बर्क, ठीक है। और इसी के जो अपोजिट है वो थॉमस पेन है, वो ही डजंट सपोर्ट एक्चुअली मनार्क एंड दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके। So he is against the idea that liberty can arise from a short-term upheaval of society as supporters of the revolution posit, and he believes changes ought to be gradual over long terms. यानी कि जो एडवर्ड बर्क है वो कहते हैं कि एकाएक से रेडिकल चेंज से कुछ नहीं होता है, एकाएक रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चेंजेस होते हैं समाज में या कोई सिस्टम में तो वो धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। हालांकि थॉमस पेन जस्ट इसके अपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं सपोर्टर्स ऑफ रिवॉल्यूशन पोजिट एंड हिज बिलीव्स चेंजेस ऑट टू बी ग्रेजुअल, यानी कि जो चेंजेस है वो धीरे धीरे ही होना चाहिए, एकाएक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन ही डिसएग्रीज विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और यही वजह है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एग्री नहीं करते हैं या सपोर्ट में नहीं है। सो विच इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्विक एंड इमीडिएट चेंज, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी जो आइडिया है वो किस पे बेस है, क्विक एंड इमीडिएट चेंज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पर्पस था कि मैं क्विक और इमीडिएट चेंज चाहिए, क्योंकि लोग परेशान जब हो जाते हैं, लोग जब तंग आ जाते हैं तो उनको इमीडिएट चेंज ही चाहिए होता है, ठीक है। अब वो इतने दिन से कोई भी पब्लिक को किसी भी चीज़ को, पॉवर्टी को, हंगर को, अनएम्प्लॉयमेंट को, टैक्सेस को, बर्डन ऑफ टैक्स को जो परेशान है काफ़ी लॉन्ग टर्म से, और फिर भी उसके बाद अगर सिस्टम कहे कि नहीं तुम्हें और भी धीरे धीरे से चेंज आएगा, वेट करो, तो एवरीथिंग हैज़ एंड ना। तो उसका एंड क्या होगा, उसका एंड यही होगा कि एकाएक जो होता है वह सडन रिवॉल्यूशन होता है, तब कोई वेट नहीं कर सकता, तब पब्लिक वेट नहीं कर सकती। सो ही बिलीव्स दैट दिस काइंड ऑफ चेंज कैन ओनली रिजल्ट इन केओस, डिसएग्रीमेंट एंड वायलेंस। यानी इनका कहना है कि जब एकाएक से रिवॉल्यूशन होती है तो यह रिवॉल्यूशन क्या होता है, यह आपको केओस ला सकता है, राइट, केओस, डिसएग्रीमेंट एंड वायलेंस। व्हाट बर्क सेज इन Reflections on the Revolution in France. In this pamphlet, he says that this kind of change means radical change, immediate change can result in chaos, disagreement and violence. ठीक है, यह वायलेंस में क्रिएट हो सकता है एकाएक से कोई भी चेंज जब हम करते हैं या रिवॉल्यूशन करते हैं। तो ही आर्ग्यूज दैट सोसाइटी इज ऑर्गेनिक एंड एग्जिस्ट like a living organism that grow and changes over time। यानी कि काफ़ी पुराना फिलॉसफी मतलब यहाँ पे दे रहे हैं कि जो समाज है वो लिविंग एंटिटी है या धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन वो चीज़ वो बात अलग होती है। लेकिन सिस्टम में जब इम्प्रूवमेंट की बात आती है, लोग जब परेशान होते हैं पब्लिक, तो उसकी इम्प्रूवमेंट की बात अलग होती है, क्योंकि उन्हें क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। सो बर्क फायरसली डिफेंडेड प्रॉपर्टी राइट्स, हेरेडिटरी सक्सेशन, ये हेरेडिटरी सक्सेशन को सपोर्ट करते हैं बर्क, मोनार्क को, किंग को, ओके, यानी कि किंग की रूल होनी चाहिए, मोनार्की होनी चाहिए, ऐसा बर्क कहते हैं। एंड द नोबिलिटी आर्ग्यूइंग दैट अ नेचुरल एरिस्टोक्रेसी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि बर्क कहते हैं कि नेचुरल एरिस्टोक्रेसी आप समझ नहीं सकते हैं, यानी कि एक राजा बना, फिर राजा का ही कोई अब रिलेटिव या फिर उसके फैमिली मेंबर ही बनेंगे दूसरा राजा, या उसकी वाइफ बनेगी या उसका बेटा बेटी बनेगा, ये मोनार्की चलता रहेगा, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा ये बात कहते हैं कि ये नेचुरल एरिस्टोक्रेसी ही सही है या हेरेडिटरी सक्सेशन सही है, यानी कि सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हालांकि मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हूँ, इस बात को। थॉमस पेन अटैक्ड एडवर्ड बर्क्स पॉलिटिकल पैम्फलेट। अब थॉमस पेन जो है इस बात पर अटैक करते हैं। थॉमस पेन कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थॉमस पेन क्या कहते हैं, वो तो यही कहते हैं नहीं, वी हैव टू रिप्लेस द गवर्नमेंट, वी हैव टू चेंज द गवर्नमेंट, वी शुड नॉट वेट even a single day if injustice happens with us, okay। So then he wrote the rights of man, okay। So now here we see what is here. So as to the what Books believe that
the entire foundation of the French Revolution is faulty because it is built on the ideal of individualism. Means he says that, Bach says that the foundation जो है French Revolution का वह गलत है, faulty है, because it is built on the ideal of individualism. So Bach states that it is the radical scholar, the writer, and the lawyer leading the assembly in Paris, not the experienced politician or who work for the good of the people. यानी ये कहते हैं कि जो असेंबली है वहाँ की, पेरिस की, वहाँ पर जो है कौन लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं फॉर द गुड. सो बाक स्टेटेड रेडिकल स्कॉलर जो है वो, द राइटर एंड द लॉयर लीडिंग द असेंबली इन पेरिस. ये लोग जो है स्कॉलर है, राइटर है, लॉयर है, ये लोग असेंबली को लीड कर रहे हैं पेरिस में. नॉट द एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है वो लोग जो है वह लोगों की अच्छाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं. ओके, सो एज टू मोनार्की, बक पॉइंट्स आउट टू द नेसेसिटी to amend these institutions in France, repeatedly pointing out their imperfect nature, but he argues that there is no need, based on the immediate absence of tyranny or neglect, to abolish these institutions. यानी ये कहते हैं कि इन चीज़ों को चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम टिरेनिकल वे से करें या इस इंस्टीट्यूशन को एबॉलिश करने के लिए हम क्या करें, इमीडिएट चेंज करें, इमीडिएट रिवोल्ट करें. सो इन फैक्ट ही आर्ग्यूज डूइंग सो विल अल्टीमेटली हर्ट फ्रांस डोमेस्टिकली in the form of being able to collect revenue and abroad the ability to defend its colonies. So but though he maintains reform is necessary in both the monarch and the rules of nobility in France, and believes those institutions have their necessity just as they have in England. यानी बर्ग कहते हैं कि हालांकि जो रिफॉर्म है उसकी बहुत ही ज़रूरत है मोनार्क में भी, और जो रूल्स ऑफ नोबिलिटी है फ्रांस में उसके लिए भी, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है दे हैव देयर नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत है जस्ट एज दे हैव इन इंग्लैंड, जैसा कि इंग्लैंड में है. ठीक है, जैसा इंग्लैंड में यूजुअल मोनार्की को सपोर्ट किया जाता है, उसी तरह से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी फ्रांस में भी इसकी ज़रूरत है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिज reflections on the revolution in France, what Edmund Burke talked about in his political pamphlet, and what Thomas Paine attacked, and what he wrote in the response, as a response in his book The Rights of Man, that I will tell you in the next lecture. Okay, till then, bye bye.